Is the screen visible? क्या स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस चलो हाँ अच्छा, आप तुम्हारा सवाल कंप्लीट करो। सर, जब इंटरेस्टेड गुड सप्लाई होता है तो इसमें कंपेंसेशन सेस का तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहीं कंजम्पशन हो रहा है। वो ऐसा कंपेंसेशन सेस नहीं है, कुछ कुछ सीन गुड्स के ऊपर कंपेंसेशन सेस लगा के रखा है, सो दैट जो जो स्टेट का अल्टीमेटली बैक ईयर में जो कलेक्शन होता था, मतलब मैं बता देता हूं, वो लोगों का तो जीएसटी से पहले कलेक्शन का प्रोसीड्योर था, तो कलेक्शन का प्रोसीड्योर से उसका जितना रेवेन्यू आता था, समझ लो उसका जितना रेवेन्यू आता था और जीएसटी होने के बाद उसका जितना रेवेन्यू लॉस हुआ, इसका जो कॉम्पेंसेशन 5 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा। और ये 5 साल का कॉम्पेंसेशन देने के लिए पैसा कहां से लाएगा? उसके लिए एक सेस चार्ज करता है। मैंने बोला था ना, किसी स्पेशल पर्पस के लिए कलेक्शन करते हैं तो सेस चार्ज किया। वो सेस चार्ज किसके ऊपर किया? सिलेक्टिव सेस चार्ज, मतलब सब गुड्स के लिए ऊपर नहीं, कुछ कुछ गुड्स के ऊपर सरचार्ज चार्ज किया और वो कलेक्शन किया। कलेक्शन करने के बाद वो ये जो कॉम्पेंसेशन सेस स्टेट को देना है वो उस फंड से दे देगा। ठीक है? ठीक है सर। चलो आज का क्लास मैं आप लोगों को कुछ एरिया में लेके जाऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण एरिया है आज का, दैट इज व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। कौन सा घटना जो जीएसटी के इंपोज कराता है, कौन सा घटना? द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट ऑन विच टैक्स लायबिलिटी अराइजेस, किसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी अराइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इनकम टैक्स द टैक्स लायबिलिटी इज for income tax, the tax liability is the earning of income. Similarly, for excise duty on production and manufacturing, for service on service provided, for state VAT on intrastate sale, for central sales tax on interstate sale, entry tax on entry of goods into the specified area, countervailing duty on imported goods, स्पेशल काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स। मतलब ये सबका टैक्सेबल एक इवेंट होता है। तो ये टैक्सेबल इवेंट आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज नहीं दिया मैंने, कस्टम्स ड्यूटी। ऑन इंपोर्ट, ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, मतलब हर टैक्स के लिए एक इवेंट होना चाहिए जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी अराइज करता है। इनकम टैक्स के लिए इनकम, एक्साइज के लिए प्रोडक्शन, सर्विस टैक्स के लिए सर्विस, स्टेट वैट के लिए इंटरस्टेट सेल, सेंट्रल सेल्स टैक्स के लिए इंटरस्टेट सेल, एंट्री ऑफ गुड्स इनटू द स्पेसिफाइड एरिया, कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। Now, GST subsumed मतलब मार्च कर लिया। जीएसटी ने सब एक्ट को मोरलेस मार्च कर लिया। All the other act into the single act, subject to some exception. Now GST subsume all the other act into the single act, subject to some special exception. चलो कस्टम्स ड्यूटी को हटाना पड़ेगा, ऑल एक्ट बोला है, नो, into the some exception.
द टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी इज अ सप्लाई, तो जीएसटी के लिए टैक्सेबल इवेंट होगा सप्लाई, देयरफॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इज टैक्सेबल इवेंट अंडर द जीएसटी। तो टैक्सेबल इवेंट क्या होगा? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब हम लोगों को आज का क्लास में सिर्फ पढ़ना है सप्लाई किसको बोलेगा। एक्चुअली सप्लाई जान लेते हैं तो जीएसटी करने कोई हर्ज नहीं होगा। द सप्लाई इज डिवाइडेड इनटू द 5 पार्ट्स। फर्स्ट, all form of supply of goods or services, बोल रहा है any form of supply of goods or services, supply मतलब देना, उसका जुगान, all form of supply or goods or services or both। अच्छा सर बार बार ये both वर्ड क्यों आता है? गुड्स अलग मैटर है, सर्विस अलग मैटर है, बोथ कुछ कुछ एरिया में जहां पर गुड्स भी होता है सर्विस भी होता है, रेस्टोरेंट सर्विस बोलो तो वो सर्विस सेक्टर ना गुड्स सेक्टर, तो किसका सप्लाई करता है? सर्विस ना गुड्स? सर दोनों ही देता है। हाँ, अच्छा आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर देखा है जो घर का रिपेयर कराता है? यस। वो सर्विस देता है ना गुड्स देता है? सर वो भी दोनों सर्विस देता है। दोनों करता है, मटेरियल भी देता है लेबर भी देता है, तो इसलिए क्या बोला? बोथ विथ अ सर्विसेस और बोथ विथ कंसिडरेशन, मतलब आप जुगान देने से नहीं होगा, उसका अगेंस्ट में आपको कंसिडरेशन भी मिलना चाहिए। बाय अ पर्सन इन द ऑर्डिनरी कोर्स, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब आइदर बिजनेस के रिलेटेड, आइदर बिजनेस के लिए और बिजनेस का रिलेटेड रिलेशन में अगर आप कोई गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं विथ कंसिडरेशन ड्यूरिंग द बिजनेस और ड्यूरिंग द रिलेटेड एरिया ऑफ बिजनेस, सच एज वो चाहे सेल हो सकता है, वो चाहे ट्रांसफर हो सकता है, वो चाहे एक्सचेंज हो सकता है, वो चाहे लाइसेंस हो सकता है, हो सकता है वो लीज हो सकता है वो रेंटल है। रेंटल तो फर्स्ट पॉइंट कवर करता है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बाप रे बाप, so all form of supply of goods or services or both with the consideration by a person in the course or furtherance of business such as sale, transfer, exchange, license, rental, lease, etc. इसको सप्लाई माना जाएगा। मैं मेरा बेटी को एक घड़ी वॉच दिया, क्या वो सप्लाई है? मैंने तो कुछ दिया है। क्यों? मैंने तो कुछ दिया है सर, वो कंसिडरेशन नहीं लिए। कंसिडरेशन ले ही लिए। वेरी गुड। और गिफ्ट नो कंसिडरेशन। दूसरा, सर आप थोड़ी ही बिजनेस करते हैं आपके बेटी के साथ, थोड़ी ही आप और आपका बेटी बिजनेस में है, तो क्या होगा? जीएसटी लगेगा। सर सवाल ही नहीं हो तो सप्लाई नहीं है, तो सब सेल, ट्रांसफर और लाइसेंस, रेंटल, लीज, ये सब क्या है? ये सब अगर होगा तो विथ कंसिडरेशन, तो तभी मैं उसको सप्लाई मान के चलूंगा। तो सप्लाई होने के लिए उसको कंसिडरेशन होना चाहिए। सप्लाई होने के लिए वो जो सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल बोला था, वो कनेक्टेड विद द बिजनेस और रिलेटेड विद द बिजनेस। इन कोर्स ऑफ द बिजनेस मीन कनेक्टेड विद द बिजनेस।
फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस मतलब इन कोर्स इन रिलेटेड विद द बिजनेस। तो ये आपका सप्लाई के डेफिनेशन में आएगा। दूसरा, import of services may or may not be in course of or furtherance of business with consideration। क्या बोल रहा है? अगर आप किसी इंपोर्ट करके गुड्स लाते हैं इंडिया में, गुड्स नहीं सर्विसेज, अगर आप कोई बाहर मुल्क का कोई सर्विस इंडिया में लेते हैं, हो सकता है वो इंडिया के रिलेटेड बिजनेस रिलेटेड हो और नहीं। मतलब आपका एक फिरारी कार है जिसको, पोर्शे कार है जिसको आपको रिपेयर करने के लिए फॉरेन से इंजीनियर आना पड़ रहा है इंडिया में, तो ये जो सर्विस आप ले रहे हैं इसके ऊपर क्या जीएसटी लगेगा? सर कॉमन सेंस अप्रोच, सर ये तो बिजनेस नहीं है, तो मेरा तो कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन बोल रहा है सर तब भी जीएसटी लगेगा, बिकॉज ए सप्लाई के डेफिनेशन में आ जाता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में और मे नॉट बी इन कोर्स ऑफ बिजनेस और कनेक्टेड विद द बिजनेस और नॉट। 3, the activity specified under schedule 1 made without consideration। मतलब यहां पर शेड्यूल 1 में कुछ कुछ एक्टिविटी का नाम बोला दिया गया है जहां पर विदाउट कंसिडरेशन तब भी उसको सप्लाई ही माना जाएगा। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया आउट ऑफ सिलेबस, उसका एक कारण है, बाद में बोलूंगा। फर्स्ट, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट विदाउट कंसिडरेशन। आप बिजनेस का कोई एसेट डिस्पोज कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर बिजनेस में खरीदा, कंप्यूटर इस्तेमाल किया, उसके बाद आप खिदीरपुर कॉलेज के स्टूडेंट को वो कंप्यूटर दे रहे हैं, इवन विदाउट कंसिडरेशन फ्री, तब भी जीएसटी लगेगा। डिस्पोजेबल ऑफ बिजनेस एसेट विदाउट कंसिडरेशन। दूसरा, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन इंक्लूडिंग स्टॉक्स ट्रांसफर टू द ब्रांच। हम लोगों ने सेमेस्टर 3 में ब्रांच अकाउंटिंग किए थे, और ब्रांच अकाउंटिंग के दौरान हम लोगों ने देखा था हेड ऑफिस गुड्स भेज रहा है ब्रांच को, तो क्या ये सप्लाई है? सर यहाँ पर तो कोई कंसिडरेशन नहीं है, सर तब भी ये सप्लाई माना जाएगा, बिकॉज ये डिम्ड सप्लाई है, एक्चुअल में नहीं लेकिन डिम्ड सप्लाई है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब आपका कोई रिलेटेड पर्सन से, आपका कोई ब्रांच और एजेंट से आप अगर कोई सर्विस इंडिया में लेते हैं तब भी वो आपके लिए सर्विस ही सप्लाई बन जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। कंसाइनर गुड्स कंसाइनी को भेज रहा है, तब भी वो आपके ऊपर क्या जीएसटी का सप्लाई मान के चलेंगे। एक्चुअल में सर तो कोई कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन तब भी हम लोग मान के चलेंगे सर इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, बिकॉज ये सप्लाई है। नंबर 4, activities mentioned under the schedule 2 either consider as supply of goods or supply of services। यहां पर बोल दिया है मैं कुछ आइटम का जहां पर लिए डाउट है क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस है, वहां पर बोल दिया है ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा और नहीं। लाइक ट्रांसफर ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स। मतलब आपने क्या किया, आपने गुड्स बेचा है, गुड्स खरीद के बना के नहीं, गुड्स खरीद के बेचा है, तो क्या ये सर्विस सेक्टर मानेंगे ना सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे? मान लीजिए आपके जो स्टेशनरी दुकान है वो आपको जो गुड्स बेचते हैं वो तो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, तो ट्रेडिंग बिजनेस क्या क्या मानेंगे? इज इट अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज? सर गुड्स। सप्लाई ऑफ मनी। शायद जहां पर ही कंफ्यूजन है वो लोग बोल दिया दैट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ द राइट टू यूज द गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ द टाइटल। मैंने क्या किया, मैंने कुछ गुड्स आपको इस्तेमाल करने के लिए दिए, मेरा ये मोबाइल फोन मैंने आपको दिया है, आप इस्तेमाल करिए, मैंने राइट टू यूज दिया है, मैंने राइट टू ट्रांसफर नहीं दिया है। मतलब आप उसको बेच नहीं सकते, आप सिर्फ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसफर द राइट टू यूज द गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल। तो क्या है ये होगा, ये क्या सप्लाई ऑफ गुड्स होगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस होगा? आपने गुड्स नहीं दिया है, गुड्स का राइट टू यूज दिया है, तो ये क्या सप्लाई ऑफ गुड्स होगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस होगा? स्पेसिफिकली बोल दिया है जहां पर डाउट है सप्लाई ऑफ सर्विस है। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज बट द टाइटल इन द गुड्स टू बी पास्ड एट अ फ्यूचर डेट। कहां आपने सुना है ट्रांसफर ऑफ द राइट टू यूज बट टाइटल
in the goods to be passed in the future date. कहां सुना है? लगाओ, मैंने ही पढ़ाया है। सर हायर परचेस। वेरी गुड, हायर परचेज में लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ही आपके पास टाइटल जाएगा, तो उससे पहले आपको यूज करने के लिए दिया है, और जब लास्ट होगा तभी आपके पास टाइटल जाएगा अगर आप पेमेंट करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस? सप्लाई ऑफ सर्विस। नो, ये सप्लाई ऑफ सर्विस आपके दिमाग में आएगा बिकॉज आपको लगेगा सर आप तो थोड़ी देर पहले ही बोले थे ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज ऑफ गुड्स विदाउट, बट वो था विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, और यहां पर टाइटल ट्रांसफर होगा एट फ्यूचर डेट। तो इट इज वेरी मच सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, तो अभी नहीं समझे सर, सॉरी, ये वाला नहीं समझे सर। अगर आप हायर परचेज में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आपका मोटर बाइक आप कस्टमर को बेचते हो, आपने एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट क्या किया था? गुड्स का, लेकिन वो पैसा नहीं दे रहा है इसलिए आप इंस्टॉलमेंट सिस्टम में गया। तो जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट खत्म होगा तो आपके पास ओनरशिप आ जाएगा। तो आपका बेसिक इंटेंशन क्या था? गुड्स को परचेस करना। दैट्स व्हाई इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आपका आंसर होगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन अगर इंटेंशन आपका परचेस करना नहीं है तो इट इज नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जब तक सर इंस्टॉलमेंट चलेगा तब तक सप्लाई ऑफ सर्विसेज? ना, जब तक इंस्टॉलमेंट चलेगा तो दूर की बात है, वो ट्रांसफर को ही माना जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स, बिकॉज उसमें कंडीशन है अल्टीमेटली ये आपका ओनरशिप आपके पास ट्रांसफर हो जाएगा। यस सर। लेटिंग आउट बिल्डिंग एंड रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और लीजिंग ऑफ लैंड। आपने बिल्डिंग रेंट में दिया है, बा लीज में दिया है, लैंड लीज में दिया है, ये क्या होगा? सर्विस है। वेरी मच सर्विस, बिकॉज ये गुड्स का डेफिनेशन में ही नहीं आता। एनी ट्रीटमेंट और अ प्रोसेस परफॉर्म्ड ऑन अनदर पर्सन गुड्स, क्या बोल रहा है? एनी ट्रीटमेंट हो सकता है, अब रंग पेंट करा रहे हैं, हो सकता है आपका जो शर्ट है उसको सिला रहे हैं, ये क्या है? दैट इज एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस। आप आपका सलवार कमीज के ऊपर आप आपका क्या कर रहे हैं? जरी का काम करा रहे हैं। ये जरी का काम जो इसके ऊपर हो रहा है वो तो गुड्स है, मूवेबल है, तो उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट और प्रोसेस हो रहा है क्या होगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जिसका एक नाम होता है जॉब वर्क। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब सेम ऑलरेडी बोल चुका हूं, सप्लाई ऑफ सर्विस। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल वर्क, आपके बिहार में कोई आपका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, बस आपका घर का एक साइड तोड़ के बना रहा है, बा रिपेयर वर्क कर रहा है, बा पेंटिंग कर रहा है, क्या होगा? सिविल वर्क, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग एंड अपग्रेडेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, आपका ऑर्गेनाइजेशन में जो सॉफ्टवेयर है उसका डेवलपमेंट हुआ, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, अपग्रेडेशन, ये जो एडमिशन होता है उसके पीछे जो सॉफ्टवेयर काम करता है, तो ये सॉफ्टवेयर का जो सर्विस हम लोगों को सर्विस मिलता है क्या होगा? सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ सर्विस। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी के बिहाफ में किसी का जमीन पे आप कुछ काम कर रहे हो, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एज ए पार्ट ऑफ एनी सर्विस मतलब कैटरिंग सर्विस, क्या होगा? दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन or a body of person to its member for cash or deferred payment or any valuable consideration, person to the member for consideration, ये क्या होगा? मतलब क्लब, बड़ा बड़ा क्लब में उसका मेंबर को जो खाना परोसते हैं उसको क्या माना जाएगा?
मतलब खाना परसते मतलब आप गुड्स बेचते हैं तो उसको माना जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। टेम्पोररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब आप परमानेंट नहीं, कुछ दिन के लिए आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है किसी को ट्रांसफर किए। मान लीजिए मेरा पढ़ाने का स्टाइल, वो जो छोटा छोटा बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो राहुल देख के ही बोल दिया था सर वो बुक आपका ही हो सकता है, मतलब तो बिल्डिंग ब्लॉक्स देख के उसको पता चल गया ये सर का पेटेंट है, यस उसमें मेरा कॉपीराइट है। वो अगर कोई कॉपी करने के लिए जाएगा तो वो जेल जाएगा। मैं किसी दिन कुछ दिन के लिए मैं किसी को ट्रांसफर कर सकता हूं, लेकिन परमानेंट अगर मैं नहीं दिया तो अगर ट्रांसफर टेम्पोररी ट्रांसफर करता हूं वो आपके लिए हो जाएगा क्या, सप्लाई ऑफ सर्विस। सर्विस। नेक्स्ट 5 activities mentioned in the schedule 3 which are neither supply of goods nor the supply, इसको बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट। तो नेगेटिव लिस्ट क्या है, सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, सर्विसेज ऑफ एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स, फंक्शन और ड्यूटीज, functions or duties performed by a person holding constitutional post like MLA, MP, काउंसिलर, ये जो सर्विस आपको देता है वो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लग सकता है। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बुरियल ग्राउंड, क्रेमेटोरियम इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, मतलब मौत के बाद वो जो वहां पर जो काम होता है वो सब फ्री कर दिया, सॉरी वो सब के लिए जो पैसा लेते हो उसके ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लग सकता है। इवन सप्लाई, इवन सर्विस, लेकिन उसको सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस कुछ नहीं माना जाता है, इसको नेगेटिव लिस्ट बोला जाता है। सो क्लियर सप्लाई का डेफिनेशन। सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय तो सर सीधा सीधा सप्लाई हो रहा है सर, सर्विस बाद में आएगा, इट इज नॉट वो एग्जेम्प्टेड लिस्ट में है, इज वेरी मच एग्जेम्प्टेड लिस्ट में है, दैट इज नेगेटिव लिस्ट में आ चुका है। एम्प्लॉय को जो सर्विस देता है उसको अगर सर्विस मांग के आप चलते हैं, उसको अगर सर्विस मांग के चलते हैं तो फंस जाएगा ऑर्गेनाइजेशन एकदम। तब सर उसको क्या मानेंगे? सॉरी सर अगर सर्विस कंसिडर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे उसको? उसको कुछ सर्विस कंसिडर नहीं करेंगे मतलब उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अरे भाई मैं क्या जीएसटी लगाऊंगा कॉलेज के ऊपर, मैं तो कॉलेज का एम्प्लॉय हूं। ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सप्लाई। तो मेरा अगर आप यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, यहां पर अगर किसी का कोई डाउट है तो बोलिए। बेटा ध्यान से सुनिए, मैंने जानबूझ के ये कराया है बिकॉज आप लोग इसके बाद सीए इंटर कॉस्टिंग जो भी पढ़ेंगे आप लोगों को ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बीकॉम में सिर्फ नंबर 1 पॉइंट है, बाकी पूरा ही आउट ऑफ सिलेबस, सिलेबस में है ही नहीं। समझ में आया? यस सर। यस सर। ये सिलेबस में है ही नहीं। ये पूरा ही आउट ऑफ सिलेबस है। तो सर आपने कराया क्यों? मैंने जानबूझ के कराया है सो दैट आप इसके बाद नौकरी में जाएंगे और एवरीवेयर तब आप लोगों को लगेगा, और बहुत सारा जगह भी मुझे इसका रेफरेंस लगेगा, तब मैं आपको बोलूंगा याद करो एम्प्लॉई सर्विस में नहीं आता है। कोर्ट का जो सर्विस का कोर्ट चार्ज लेता है उसमें जीएसटी नहीं लगता है। सर्विसेज ऑफ कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल्स जो एमएलए एमपी ड्यूटी परफॉर्म करता है उसमें जीएसटी नहीं लगता है। सेल और लैंड एंड बिल्डिंग अगर करते हो उसमें जीएसटी नहीं लगता है।
क्लियर? यस और नो? और Yes, सर sir. जिसका बिजनेस ही है सर, घर बेचना, लैंड बेचना, वो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा ना, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगता है, इट्स नॉट अ जीएसटी। ओके? यस सर, ओके। Now, what are the types of supply based on destination? दो प्रकार का है, इंट्रास्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, where location of supplier and the place of supply of goods and services or both are in the same state। कब इंट्रास्टेट बोलोगे? अगर जो सप्लाई कर रहा है मतलब सप्लायर और जो रिसीव कर रहा है गुड्स को, वो दोनों अगर सेम स्टेट में है तो उसको बोलेंगे क्या? इंट्रास्टेट। और दोनों अगर डिफरेंट स्टेट में है, मतलब वेस्ट बंगाल टू बिहार, डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, अंडमान चंडीगढ़, वन स्टेट टू अनदर यूनियन टेरिटरी, कर्नाटक चंडीगढ़, ये सब क्या होगा? इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई में और क्या लिखा है सर? इंट्रास्टेट सप्लाई में सीजीएसटी एंड एचजीएसटी लगता है, एंड और एक भी बोला था ना, इंपोर्टेड गुड्स विल बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई, और ये सबके ऊपर लगता है आईजीएसटी विल बी एप्लीकेबल फॉर इंटरस्टेट सप्लाई। क्लियर और नॉट? ये कल भी हम लोगों ने पढ़ा दिया था, फिर से और दो बार रिपीटेशन होगा इसका। इंट्रास्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, तो बोलो इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई क्या होगा? इंट्रास्टेट सप्लाई होता है अगर सप्लाई location of supplier and the place of supply are two different state, then it is intrastate supply. Sorry, within the same state it is interstate supply, but when it is a two different state, then it is interstate supply. Agree? समझ में यस आया? सर। Yes, sir. चलो, types of supply based on the combination ना, अभी नहीं, मुझे चाहिए दूसरा। Types of supply, ना ये अभी नहीं, प्रॉब्लम होगा। चलो, मैं टाइप्स ऑफ सप्लाई में आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे दो डेफिनेशन और दो एग्जांपल क्लियर करना है। दैट इज मीनिंग ऑफ गुड्स एंड मीनिंग ऑफ सर्विसेज। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या बोला? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड्स। इट डज नॉट इंक्लूड इन मनी एंड सिक्योरिटीज। मतलब शेयर डिवेंचर कभी भी मूवेबल होने के बावजूद भी ये गुड्स नहीं होगा, मनी मूवेबल होने के बावजूद भी ये गुड्स नहीं होगा। तो गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज द इंक्लूजन लिस्ट, एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटीज, दैट इज द एक्सक्लूजन लिस्ट। क्लियर और नॉट? एकदम छोटा डेफिनेशन दिया है गुड्स का। गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर प्रॉपर्टी जो मूवेबल है वही गुड्स है, और जो मूवेबल है तब भी गुड्स नहीं है, मनी एंड सिक्योरिटीज। इमूवेबल प्रॉपर्टी तो गुड्स हो ही नहीं सकता, बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी इज इमूवेबल। डन? नाउ मीनिंग ऑफ सर्विसेज।
सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, गुड्स को छोड़ के एनीथिंग जो कर रहे हो वही तुम्हारा सर्विस है। सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सर्विस। गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज छोड़ के एनीथिंग सर्विस के भीतर आता है। इट इंक्लूड्स अरेंजिंग द ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज एंड मनी फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। इट इंक्लूड्स अरेंजिंग द ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। अरेंजिंग द ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज मतलब सिक्योरिटीज गुड्स नहीं है, लेकिन जो पर्सन ये सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करता है, कौन है ये पर्सन सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करता है? और सिक्योरिटी का अरेंजमेंट क्या होता है? सेल, परचेज। तो जो पर्सन ये सेल परचेज करने के लिए आपको सहायता करता है, दैट इज अ ब्रोकरेज, उसके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन उसको माना जाता है सर्विसेज। समझ में आया? सिक्योरिटीज इज नॉट अ गुड्स, not a service, but the person or the service which are relating to the arrangement of the transaction with securities, they are the supply. It includes, मतलब वो सर्विस होगा, it includes arranging the transactions in securities and money for which separate consideration is charged. मनी का अरेंजमेंट मतलब, मनी का अरेंजमेंट मतलब आप लोन लेना चाहते हैं, आप फॉरेन डॉलर को एक्सचेंज करना चाहते हैं, बाय इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये सब करने के लिए आपके ऊपर जो चार्ज होता है, जो चार्ज लगता है, वो उसको सर्विस माना जाएगा और इसके ऊपर जीएसटी होगा। लोन के लिए आप लोग जानते हैं लोन प्रोसेसिंग होता है, तो लोन प्रोसेसिंग चार्ज के ऊपर जीएसटी लगता है, लेकिन लोन के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, बिकॉज द ओनली रीजन loan is a transaction in money, not including money. Money का transaction supply नहीं होगा। I repeat the word, money का transaction नहीं होगा, लेकिन money का transaction करने के लिए कोई facilitator अगर पैसा आपसे उसूल करता है, तो facilitator का सर्विस आपके लिए क्या होगा? वो आपके लिए हो जाएगा सर्विस। Clear or not? बोलो। सर शॉर्ट में बोलिए ना, समझ नहीं पाया। आप लोगों ने कभी खिदिरपुर में फॉरेन एक्सचेंज का लोग देखा है? फॉरेन एक्सचेंज डील करता है? यस सर, देखे। यस सर। तो आप एक बार आप जाइएगा तो बोलिएगा मुझे $10 खरीदना है, वो बोलेगा $10 $70 करके, बाबू आपको तो 70 × 10 700 रुपया देना पड़ेगा। आपको दिमाग में आएगा 70 700 रुपया दे दूंगा, हो जाएगा। बोलेगा नहीं, मेरा चार्ज, मतलब वो जो एक्सचेंज करा रहा है वो चार्ज लेगा। बोल रहा है आपको चार्ज देना पड़ेगा $5 करके ना, $10 करके, तो $10 का $10 करके कितना? $100। तो जीएसटी अगर लगेगा तो ये $100 का ऊपर लगेगा, उसको सर्विस माना जाएगा। लेकिन जो मनी एक्सचेंज किया, $700 देके $10 खरीदा, उसको सर्विस नहीं माना जाएगा। समझ में आया? यस सर। मैं फिर से बोलूं? नहीं सर, समझ गए। दूसरा, आपने लोन लिया ₹1,00,000, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? नो, बिकॉज इट इज अ ट्रांजैक्शन इन मनी। ट्रांजैक्शन मनी का ऊपर कोई लोन नहीं लगता है, कोई जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन बेटा, लोन को कराने के लिए उसके जो प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, कमीशन लगता है, उसके ऊपर जीएसटी लगता है। सिक्योरिटी का सेल और ट्रांजैक्शन, सेल परचेस के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन सिक्योरिटी सेल और ट्रांजैक्शन के लिए जो ब्रोकरेज चार्ज करता है, उसके ऊपर जीएसटी लगता है, बिकॉज वो सर्विस के पार्ट में आता है। क्लियर? यस सर। सर अगर कोई पर्सनल ज्वेलरी, सॉरी सर ज्वेलरी बेचता है तो? क्लियर नहीं है साउंड, कोई बोलो। कोई बोलो बेटा। सर नहीं आ रहा सर साउंड पूरा। चलो ठीक सर है। पर्सनल ज्वेलरी बोल रहा था सर। पर्सनल ज्वेलरी के साथ कहां लिखा है पर्सनल ज्वेलरी? अगर पर्सनल ज्वेलरी बेचते भी हो,
उसके ऊपर थोड़ी जीएसटी लगेगा, वो आपका क्या इन कनेक्शन विद द बिजनेस। लेकिन हाँ, ज्वेलरी शॉप का ओनर अगर ज्वेलरी बेचता है उसके ऊपर जीएसटी लगता है। ओके, एग्जाम्पल, ट्रांजैक्शन, जीएसटी लाइबिलिटी एंड रीजन। सेल ऑफ मोबाइल फोन टू अ कस्टमर बाय अ डीलर, क्या होगा? क्या ये सप्लाई है? यस सर। बिकॉज Yes, सर sir. गुड से कंसिडरेशन है, जीएसटी लगेगा। गिफ्ट टू सन अ मोबाइल फोन, नहीं होगा सर। गिफ्ट टू सन नहीं नहीं होगा, लगेगा। वेरी गुड। क्यों नहीं लगेगा? सर विदाउट कंसिडरेशन, नॉट इन कनेक्शन विद द बिजनेस। डिपॉजिट 20,000 इन अ बैंक, क्या होगा? सर डिपॉजिट मनी कर रहे हो, सप्लाई। ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। क्या ट्रांजैक्शन ऑफ मनी गुड के ऊपर, गुड्स में आता है, सर्विस में आता है? नो। नो सर। सो नाइदर गुड्स नाइदर सर्विस, जीएसटी का लगने का सवाल ही नहीं है। गुड्स एंड सर्विस होगा तब तो जीएसटी लगेगा। ब्रोकरेज पेड फॉर अरेंजमेंट, अरेंजिंग लोन, होगा सर। बिकॉज ट्रीटेड एज सर्विस विथ अ कंसिडरेशन। कौन सा? लोन नहीं, ब्रोकरेज, इसको सर्विस मान के चलते हैं एंड जीएसटी लायबल होगा। सेल ऑफ अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्या सर जीएसटी ये होगा? सप्लाई से बात था ना। सर वो सप्लाई से बाहर नहीं हो, जीएसटी से ही बाहर है। यस सर। याद करो आर्टिकल का अमेंडमेंट। यस सर। सेल ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी, सेल ऑफ शेयर क्या होगा? नहीं होना चाहिए। लॉजिकली बिकॉज सर्विस ट्रांजैक्शन कुछ ऑफ नहीं है सर। सिक्योरिटीज, लेकिन ब्रोकरेज हो जाता। यस सर। प्रोवाइडिंग ट्यूशन टू ब्रदर, दिल्ली भार्गव केतन को पढ़ाता है। घर में तो उल्टा होता है सुनता हूं, लेकिन तब भी मैं मान के चलता हूं पढ़ाता है। नहीं होगा। सर सर्विस but without consideration, not in course of business. Providing tuition to the student of semester 5, यस सर सर्विस है। teacher providing tuition to the student of semester 5, क्या होगा? सर सर्विस होगा। सर्विस होगा सर। एक सेकंड, सर्विस होगा। मोदी क्लासे আছে, ক্লাস থেকে পরে একটু পরে ফোন করছি। খবর আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি চলে যাব দরকার হলে। हाँ बोलो बोलो। सर वो क्या होगा? सर्विस। प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विस, प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विस क्या होगा? यस सर एप्लीकेबल होगा। रेस्टोरेंट सर्विस, सर्विस बोल के सर एप्लीकेबल होगा। सॉरी सॉरी सर। हाँ सर जो ये ट्यूशन ये पढ़ा रहा है उसमें जीएसटी क्यों लग रहा है? मतलब वो जो पढ़ा रहा है फ्री में पढ़ाता है। सर कंसिडरेशन नहीं लेता है, सर, पैसा सर्विस लेता देता है। मैटर दूसरा है। बोलो सर वो दिखाता ही नहीं है तो जीएसटी लगेगा कैसे? बड़ा बड़ा ट्यूशन सेंटर में जाओ, सीए में जब पढ़ोगे तब देखना, जब बड़ा बड़ा ट्यूशन सेंटर में जाओगे तब समझ में आएगा जीएसटी लगता है और नहीं। 100% जीएसटी चार्जेबल, 18.5% करके ना 12% में जीएसटी लगता है, थोड़ी छोड़ देगा। कॉलेज में नहीं लगता है। rightly pointed out, rightly pointed out.
मैं सोच रहा था कोई बंदा इसको ठीक उछालेगा। बेटा कॉलेज का जो सर्विस पूरा देता है हम लोग, ये कॉलेज हम लोग नहीं, तुम लोगों को मैं सर्विस नहीं देता हूं, कॉलेज सर्विस देता है। मैं कॉलेज को सर्विस देता हूं, मैं तुम लोगों का एम्प्लॉय नहीं हूं, कॉलेज का एम्प्लॉय हूं। वो पूरा ही कॉलेज जो सर्विस देता है पूरा ही एग्जेम्प्टेड लिस्ट में है। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक बिल देखा है घर में? यस सर, यस सर। यस सर। अगर इलेक्ट्रिक बिल देखे हो तो देखो, तो खोल के निकालो तो कहीं पर जीएसटी लिखा है और नहीं, कहीं पर नहीं मिलेगा आपको। नहीं है सर, वहां पर जीएसटी नहीं है। बिकॉज वो भी एग्जेम्प्टेड लिस्ट में है। समझ में आया? दिस इज ऑल्सो Yes, अंडर sir. द एग्जेम्प्टेड लिस्ट। नाउ प्रोवाइडिंग सेल ऑफ बिल्डिंग क्या होगा? जीएसटी लग सकता है? क्या No, sir. जीएसटी लग सकता है? नो सर। नहीं लगेगा सर, कारण ये नेगेटिव लिस्ट में है। नो 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 सर, गुड्स ही नहीं है। एक तो कारण है नेगेटिव लिस्ट और दूसरा सर गुड्स ही नहीं है। कन्वर्टिंग रुपीज 2000 रुपीज इन 100 रुपीज नोट्स, 2000 रुपया को 100 रुपीज नोट में कन्वर्ट किया, क्या होगा? एक्सचेंज किया ना सर। यस सर, एक्सचेंज अगर करता है कोई जीएसटी नहीं, लेकिन एक्सचेंज करने से लिए अगर 4 रुपया 5 रुपया लेता है सर, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। आया समझ में? यस सर। ट्रांसफर ऑफ कैश डिपॉजिट इनटू सर बैंक। सर अगर अदर कंट्रीज में अगर एक्सचेंज करते तो सर, करेंसी जैसे, हाँ हाँ हाँ, और एक बार बोल। अगर करेंसी एक्सचेंज करते तो सर, जैसे करेंसी एक्सचेंज करते हो तो सेम चीज। करेंसी एक्सचेंज में कोई जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन करेंसी एक्सचेंज करने के लिए जो चार्ज लेते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगता है। ओके। ट्रांसफर ऑफ 1000 डिवेंचर ऑफ एबी लिमिटेड टू वाई फॉर अ कंसिडरेशन ₹2 लाख। सर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन है, बाहर है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन नो जीएसटी, बट ब्रोकरेज होता तो जीएसटी लगता। हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम द बैंक, सर मनी सप्लाई हो रहा है उसमें। सर ये ट्रांजैक्शन इन मनी है, नो जीएसटी। डॉक्यूमेंटेशन चार्ज फॉर द लोन टेकन ₹5000, सर ये सर्विस है, क्या होगा? सर्विस होगा सर। सर डॉक्यूमेंटेशन चार्ज इज अ सर्विस, उसके ऊपर जीएसटी लगता है। क्लियर और नॉट? बोलिए। यस सर। तो मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया है? मैंने आपको सेक्शन 7 पढ़ाया है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल इवेंट जो है, टाइप्स ऑफ सप्लाई बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन, इंट्रास्टेट सप्लाई एंड इंटरस्टेट सप्लाई, एग्जांपल कराया है। दूसरा टाइप्स ऑफ सप्लाई बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन बा कॉम्पोजिशन। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट बेटा? नो सर। नो सर। चलिए, composite supply and mixed supply, that is मोबाइल फोन के साथ चार्जर, पेन के साथ इंक, पेंसिल के साथ शार्पनर, लैपटॉप के साथ चार्जर, दे आर कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई।
घूमने होटल गए सुबह जो ब्रेकफास्ट, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, आप तो रूम में गए, खाना देना तो आपके लिए बात नहीं हुआ है, लेकिन एक साथ मिला के दिया है। कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, दो प्रकार का सप्लाई होता है। कंपोजिट सप्लाई मींस a supply consisting of combination of two or more supply। दो सप्लाई एक साथ मिला के अगर सप्लाई देता है, इसमें एक गुड्स हो सकता है, दूसरा सर्विस हो सकता है, और दोनों ही गुड्स और सर्विस हो सकता है। Which are naturally bundled। नेचुरली बंडल आपको कैसे पता चलेगा सर? नेचर देख के और नॉर्मल इंडस्ट्री प्रैक्टिस जो है, which are in the ordinary course of business and one of the supply is the principal supply। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन वो नेचुरली बंडल है और एक वन ऑफ देम सप्लाई इज द प्रिंसिपल सप्लाई। ओके, तो इसको कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे। जीएसटी रेट एप्लीकेबल ऑन द प्रिंसिपल सप्लाई shall be applied to the entire consideration। देन जब इंटर कंसिडरेशन जो है आपने कंपोजिट सप्लाई के लिए चार्ज किया, उसमें कौन सा रेट होगा? सपोज पेंसिल का जीएसटी रेट है 18% और शार्पनर का रेट है 24%। टोटल पैकेट का कॉस्ट है 40 रुपीज। मुझे बोला वो जीएसटी कितना लगेगा 40 के ऊपर? प्राइस बिल में अलग अलग प्राइस नहीं लिखा है, कंसोलिडेटेड प्राइस 40 बोला है। बोलो क्या होगा? सर पेंसिल का रेट लगा देंगे। पेंसिल का प्राइस कैसे मिलेगा तुमको? मैं तो टोटल 40 रुपीज बोला है। जो जीएसटी है वो लगा देंगे। सर पहले बोलो, क्या ये नेचुरली बंडल क्या नॉर्मली मार्केट में ऐसा अवेलेबल है? ऐसा होता है? नहीं सर। दुकान में जाओगे तो पेंसिल के साथ शार्पनर मिलता है? नो सर। अगर सर नेचुरली मान के चलता हूं सर, अच्छा ठीक है, चल मोबाइल फोन के साथ चार्जर, क्या मोबाइल फोन खरीदने के लिए जाओगे तो चार्जर मिलता है? यस सर। हाँ मिलता है। मोबाइल फोन का 24% और चार्जर का 18%, क्या होगा? सर मोबाइल फोन पे ले लूं। क्यों? मोबाइल फोन का 24% है इसलिए। नो सर, मोबाइल नहीं होगा तो फिर चार्जर बेकार है। हाँ सर, मोबाइल फोन एंड चार्जर ये जो कॉम्बिनेशन है वो नेचुरल कॉम्बिनेशन है, जोर लगा के कॉम्बिनेशन नहीं करना पड़ता है। हाँ, मोबाइल फोन के साथ घड़ी दे रहे हो, वो जोर लगा के कॉम्बिनेशन हुआ। तो सर अगर जोर लगा के कॉम्बिनेशन नहीं है, नेचुरली कॉम्बिनेशन है, देन सर जो प्रिंसिपल गुड्स है, मुख्य गुड्स कौन है सर? मुख्य गुड्स होगा मोबाइल। तो मोबाइल का जो जीएसटी रेट है वही जीएसटी रेट अप्लाई होगा। आया समझ में? यस सर। सेम वे में मिक्स सप्लाई, जब यह दोनों कंबाइन होता है लेकिन दे आर नॉट नेचुरली बंडल। कुछ देर पहले ही आप लोगों को बोला पेंसिल एंड शार्पनर मान के चलते एक साथ नेचुरली बंडल नहीं होता है। मोबाइल फोन के साथ टाई, ये क्या नेचुरल बंडल? नो। तो ये अगर नेचुरली बंडल नहीं है कॉम्बिनेशन, बट दे आर नॉट नेचुरली बंडल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड नन ऑफ द सप्लाई इज द प्रिंसिपल सप्लाई, और कोई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, देन कैसे जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा सर? देन कोई कॉम्बिनेशन में जिसका हाईएस्ट रेट है वही रेट में अप्लाई होगा। मान लीजिए मोबाइल फोन के साथ आपका टाई, दोनों मिला के 18,000 बिल हुआ है, तो 18,000 में कौन सा जीएसटी रेट लगेगा? मोबाइल फोन का 25% और टाई का 18%, तो कौन सा रेट लगेगा सर? जो हाईएस्ट रेट है वो टोटल के ऊपर लग जाएगा। आई रिपीट, जो हाईएस्ट रेट है, the entire supply is treated as mixed supply. The entire supply is treated as that supply which attract the highest GST. Then मैं पूरा सप्लाई को मानूंगा उसी सप्लाई जिसमें हाईएस्ट जीएसटी रेट अप्लाई होगा। Highest GST rate will be applied on the entire consideration. Highest GST rate
क्या अप्लाई होगा? ऑन एंटायर कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप बॉडी शैम्पू खरीदने के लिए गए, उसके साथ आपको क्या किया? बार्गर अटैच कर दिया। तो क्या बॉडी शैम्पू के साथ बार्गर का कोई नेचुरली बंडल है? नो। नो अगर नहीं है तो जिसका हाईएस्ट रेट है वही रेट उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। मतलब मैं वो मिक्स सप्लाई को मानूंगा, इट इज अ सप्लाई ऑफ सपोज बार्गर का 24% और शैम्पू का 18%, देन एंटायर सप्लाई को मानूंगा सप्लाई ऑफ द बार्गर, बिकॉज दे आर नॉट नेचुरली बंडल। अगर नेचुरली बंडल नहीं होता है देन इसको मैं मिक्स सप्लाई बोलूंगा, और जैसे ही मैं मिक्स सप्लाई बोलूंगा उसके ऊपर हायर जीएसटी रेट लगेगा। आपने बैंक्वेट हॉल बुक किया, उसके साथ डेकोरेटिंग आइटम भी, खाने का रेस्टोरेंट सर्विस भी ऐड कर लिया। रेस्टोरेंट सर्विस के ऊपर 18% लगता है और बैंक्वेट हॉल भाड़ा के लिए 12% लगता है। फर्स्ट बोलिए क्या है, नेचुरल बंडल और नॉट? कंसोलिडेट बोल रहा है खाना फाना सब लगा के 1 लाख, तो जीएसटी कितना लगेगा? 1 लाख। इसको क्या मानेंगे? बैंक्वेट हॉल का सर्विस ना खाने का सर्विस? सर अगर ये नेचुरली बंडल नहीं है तो जिसका हाईएस्ट रेट है, मान लीजिए रेस्टोरेंट का सर्विस 18%, तो पूरा सर्विस को माना जाएगा 18%। दैट इज द सप्लाई सर्विस ऑफ द रेस्टोरेंट सर्विस। दोनों के ऊपर 18% लगेगा एकदम। एग्री? यस सर। चलो हाँ बोलो। आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई से आएगा। मैं थोड़ा एग्जांपल कल कराऊंगा, आज थोड़ा एग्जांपल आप लोगों को समझाया। आप लोग पूरा दिन इसको ऊपर चर्चा कीजिए। जीएसटी का कल जो कराया और आज, कल तो क्लास नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास आप लोगों का होगा नेक्स्ट डेट। एसजे मैम का फोन। हाँ दीदी আমি তো তাই দেখছি কিছু তো একটা হচ্ছে যার জন্য দিদি হাত দিচ্ছে না। আমি বারবার চোখটা ওখানে রেখেছি। বলে আমাদের এইভাবে বিকমে এইভাবে চলে না, সরি টু সে বলতেই হবে না। আমাদের ছেলেরা এইভাবে থাকে না, বিকমের ছেলেরাদের এইভাবে হয় না। ওরা জানে যে ওন টাইমে ও টাইমে ঢুকবে। বাঁচা গেল, ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও। এখন আগে কাজটা মেটাও তুমি। বিকমের হোস্ট তুমি। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। हाँ तो हम लोगों का सेमेस्टर 1 में एक ओरिएंटेशन मीटिंग है आज। सब फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट रहेगा तो मुझे वहां पर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहां तक आप लोगों के लिए रहेगा। आप लोग अच्छी तरह से, और एक चीज बेटा सबको बोल रहा हूं बिकॉज आप लोग सीरियस स्टूडेंट है जो क्लास करते हैं, मैंने ये काट दिया है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन गलती से ये मत करना मैंने पढ़ा ही नहीं सर। ओके यस सर। सब इसको पढ़ेगा, ठीक है बेटा? यस सर। चलो तो आज का क्लास में यहां पर ही अंत करूंगा।